देख भाई, इंटरप्लेनर स्पेसिंग को समझने के लिए ना आप लोग मिलर इंडिसेस पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्रिस्टल प्लेन्स के बारे में बात किए। और क्रिस्टल प्लेन्स जो होता था, क्रिस्टल लैटिसेस जो होते थे, दो क्रिस्टल लैटिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब क्या है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो, दो क्रिस्टल लैटिस है, दो क्रिस्टल लैटिस मतलब कि दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब इसको थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। जैसे कि अलग अलग क्रिस्टल लैटिस का अलग अलग मिलर इंडिसेस होता है, तो अलग अलग मिलर इंडिसेस होने के कारण उनके बीच का, दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वैरी करेगा। और इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो डिपेंड करता है वो मिलर इंडिसेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और किस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अगर हमको निकालना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, उसका कैलकुलेशन करना है, तो हमको समझना यह पड़ेगा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से लिंक अवेल कर सकते हैं। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि हमारा मिलर इंडिसेस क्या है और साथ ही साथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग के साथ। इंटरप्लेनर स्पेसिंग में आपको यहां पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा होगा, और साथ ही साथ ये मान लिया गया है, बोला गया कि कोई भी हमारा एक मिलर इंडिसेस है, कोई भी हमारा एक सेट ऑफ प्लेन्स है जिसको डिफाइन किया गया है मिलर इंडिसेस HKL से, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब कि कंसीडर अ सेट ऑफ प्लेन्स डिफाइंड बाय मिलर इंडिसेस HKL। कोई भी एक सेट ऑफ प्लेन्स ले लो, ठीक है ना। तो सेट ऑफ प्लेन्स कहने का मतलब कि हमारा जो जितना भी प्लेन्स है ना, सब आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल प्लेन्स का जो मिलर इंडिसेस होता है वो हमेशा सेम होगा। ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि कंसीडर अ सेट ऑफ प्लेन्स डिफाइंड बाय मिलर इंडिसेस HKL। अब यहां पे इसको हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज। सच प्लेन्स ABC हैव इंटरसेप्ट A बाय। अब इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोग एक प्लेन बना ही लेते हैं। सबसे पहला प्लेन जो है वो हमारा ओरिजिन O से पास हुआ होगा, ये आप कंसिडर कर लीजिए, ये हमारा ओरिजिन O है, ठीक है ना। और जो आपका प्लेन है, प्लेन कुछ इस तरह से होगा। उसके लिए एक यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक इस जगह पे, एक यहाँ पे और एक इस जगह पे, ठीक है ना। माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स हम बनाए हैं, 3 हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट बनाएंगे अभी। अब इसको लाइन को ज्वाइन करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया गया। और ज्वाइन करने के बाद आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, ठीक है ना। पहला प्लेन कहां से पास हुआ है, ओरिजिन से, और दूसरा प्लेन आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। पहला प्लेन कहां से पास हुआ है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से लेकर के इस प्लेन तक का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आया हम क्या बोले। सबसे पहले इसको अगर हम थोड़ा बैक जाए, यहां पे सबसे पहला प्लेन कहां से पास हो रहा था, सबसे पहला प्लेन था ओरिजिन से पास हो रहा था। सबसे पहला प्लेन के बारे में बात करें, वो कहां से पास हो रहा था, ओरिजिन से। और दूसरा इस, अब यहां पे बात करेंगे तो ये ओरिजिन से पास हुआ और दूसरा इस जगह से पास हुआ, ये ओरिजिन। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहलाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। प्लेन हमारा आ गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो प्लेन है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का बात करेंगे तो इस तरह से। अब यहाँ पे x है, OX पे हमारा एक पॉइंट है, OY पे एक पॉइंट है, OZ पे एक पॉइंट है। OX का बात करेंगे ना, OX का जो हमारा इंटरसेप्ट है, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटरसेप्ट का वैल्यू जो लिखाएगा वो हमारा हो जाएगा A/H, 0, 0, 0, 0 इसलिए क्योंकि x एक्सिस है। x एक्सिस में हमारा y और z 0, 0 ही होता है। y एक्सिस का बात करेंगे तो यहाँ पे पहला x तो 0 है, y का वैल्यू का बात करेंगे तो B/K हो जाएगा और z 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार z के केस में 0, 0 लिखेंगे और यहाँ पे C/L लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, 3 हम लोग का जो इंटरसेप्ट है उसके बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। अब एक और बात बता रहे हैं, ये जो ओरिजिन से लेकर के इस प्लेन तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। उसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो
ओ एन है, ओ एन दिख रहा है आपको, ओ एन का वैल्यू डी है, मतलब कि ओ से लेकर के एन का वैल्यू क्या है हमारा डी है, मतलब कि ये हमारा प्लेन ऊपर वाला, और एक प्लेन कहाँ से पास हुआ था, ओरिजिन से, एक प्लेन पास हुआ ओरिजिन से, दूसरा प्लेन यहाँ से पास हुआ है, तो इनके बीच का जो दूरी है ना, ये दूरी को ही इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहा जाता है, ठीक है ना। ये हमारा ओ एन का वैल्यू ही हमारा क्या है, डी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस है। अल्फा, बीटा और गामा, ये हमारा तीन एंगल है, ठीक है ना, ये हमारा अल्फा है, अल्फा बीटा गामा एंगल सबटेंडेड बाय ओ एन, ओ एन के द्वारा अल्फा बीटा गामा सबटेंड किया गया है विथ ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। अब इसको चलो देखते हैं, मतलब कि अल्फा ओ एक्स और ओ एन के बीच का एंगल होगा, बीटा ओ एन और ओ वाई के बीच का एंगल होगा, और गामा ओ एन और ओ जेड के बीच का एंगल होगा। तो अल्फा के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ओ एन है, ओ एन और ओ एक्स के बीच का जो एंगल है वो हमारा कुछ और नहीं अल्फा है, वो तो क्लियर है। ठीक उसी प्रकार अगर हम ओ वाई का बात करते हैं तो यहाँ पे ओ वाई दिख रहा होगा, ये हमारा ओ एन है देख रहे हैं, और ये हमारा ओ वाई है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या हमारा बीटा है, ये भी क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हमारा ओ एन है और ये हमारा ओ जेड है, दोनों के बीच का एंगल क्या हमारा गामा, क्लियर ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, अल्फा बीटा गामा आपको क्लियर हो गया है कि किसके किसके बीच का एंगल है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने के लिए जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए जो आपका एंगल्स लिया गया ओ एन का, ओ एन है क्या, ओ एन हमारा डिस्टेंस है दो प्लेन्स के बीच का, ओ एक्स क्या है कोऑर्डिनेट है, ओ वाई भी कोऑर्डिनेट है, और ओ जेड भी हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे दिखेगा क्या कि यहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों ही हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है ना, तीन पॉइंट्स का अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या है, प्लेन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, ठीक ना। ये मैथमेटिक्स से हम लोग यहां पे लिख लिए हैं, ये अल्फा है तो अल्फा को कॉस अल्फा लिख लिए, बीटा है तो कॉस बीटा लिख लिए, गामा है तो कॉस गामा लिख लिए, तीनों ही हमारा क्या है डायरेक्शन कोसाइन। अब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला है, क्या बोला जाता है फॉर्मूला, कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द कोसाइंस इज इक्वल टू 1, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑल द कोसाइंस इक्वल टू 1। तो जितने भी कोसाइंस है, तीन कोसाइंस थे अल्फा बीटा गामा, तीनों का सम कर देंगे तो वो किसके बराबर आता है 1। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, ठीक ना। ये कोसाइन फॉर्मूला है, डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला है, ये तीनों ही हमारा क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो हमारा स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं स्क्वायर करने के बाद, उसका वैल्यू हमारा 1 आता है, और इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग को निकालने के लिए। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू क्या था, डी था, जो कि ओ एन था। ओ हमारा एक ऐसा प्लेन है, ओरिजिन से हमारा एक प्लेन पास हो रहा है, दूसरा प्लेन यहां से पास हुआ है, तो ओरिजिन और इस प्लेन के बीच का दूरी है एन, ओ एन, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो गया, ये भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये अगर मैथमेटिक्स वाला पार्ट क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 माने हैं, आगे इसको यूज कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखें तो यहां पे एक ट्रायंगल का बात किया गया ओ ए एन, यहां पे देखो ओ ए एन, ये हमारा एक ट्रायंगल है, दिख रहा है, इसको जूम करते हैं तो यहां पे क्या है कि ये हमारा ओ एन है, ये ओ ए है, और ये हमारा इस तरह से, ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। अब देखो ये हमारा पूरा ऊपर वाला पार्ट प्लेन है, तो यहाँ पे ओ एन और एन ए के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया ओ एन हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ओ ए हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, ये डी है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ओ एन बाई ओ ए, अब ओ एन ये हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज हमारा होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हमारा होता है कॉस थीटा, तो कॉस अल्फा यहाँ पे, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ओ एन हमारा बेस था, कैसे बेस था समझ में आया, और ओ एन और एन ए के बीच का एंगल 90 डिग्री कैसे हुआ ये भी समझ में आया, क्योंकि प्लेन है, प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ओ एन। ओ एन हमारा इंटरप्लेनर अगर स्पेसिंग है तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलरली ही गिरेगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर गिरा है तो ओ एन और ओ ए के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ओ एन और ओ ए के बीच का 90 डिग्री हो गया, तो अल्फा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया कॉस अल्फा। तो ओ एन बाई ओ ए करेंगे, ओ ए का वैल्यू ए बाई एच है। अब बोलोगे कैसे, ओ ए का वैल्यू देख लो ए बाई एच है, तो ओ ए का वैल्यू ए बाई एच लिख लिए। ओ एन का वैल्यू हम लोग डी पहले ही कंसिडर कर चुके थे, तो ओ एन का वैल्यू यहाँ पे डी लिख दिए हैं, दिख रहा है ना, ओ एन का वैल्यू पहले ही से डी कंसिडर किए हुए थे तो डी लिख दिए। अब यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो एच इधर मल्टीप्लाई होगा और ए इधर डिवाइड होगा, तो एच बाई ए इस तरह से लिखा जा सकता है, डी इंटू एच बाई ए। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। जिस तरह से कॉस अल्फा निकाले ट्रायंगल ओ एन ए लेकर के, ठीक उसी प्रकार ओ एन बी और ओ एन सी से हमारा कॉस बीटा और कॉस गामा निकलेगा और उसका वैल्यू सिमिलरली इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? तो कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू क्या आएगा, डी के बाई बी और डी एल बाई सी। एच के एल क्या है, मिलर इंडिसेस है, एच के एल क्या है, मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू निकाल लिए हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां पे दिखेगा क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू था, जिसका वैल्यू 1 था, स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे, वो 1 था। कॉस स्क्वायर का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू बैठाएंगे, कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा का वैल्यू, कॉस गामा का वैल्यू, सबका वैल्यू बैठाए यहाँ पे हम लोग। और बैठाने के बाद डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा और इस पार्ट को डिवाइड कर देंगे नीचे, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 बाई एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। एच स्क्वायर बाई क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू आया है। अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट किया गया तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर हाफ हो जाएगा। ये हमारा आ गया है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर एनी क्रिस्टल, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर के लिए हमारा ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू आया है। ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो डी का वैल्यू आया है ये किसी भी तरह का क्रिस्टल लैटिस के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है ना। अब वहां पे क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हमारा सिंपल क्यूबिक भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है, अलग अलग तरह का होता है, ठीक ना। 14 तरह का आप ब्रावा लैटिस पढ़े हुए हैं। ब्रावा लैटिस का अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू भी अलग अलग होगा, वहां ए बी सी का वैल्यू भी अलग अलग होगा, जिस कारण से हमारा ये जनरल फॉर्मूला है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। अब यहां तक तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया, किसी भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग को निकालने का फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि अगर सिंपल क्यूबिक रहे तो हमारा यही डी का वैल्यू क्या हो जाएगा और विथ एग्जांपल वैल्यू कैसे निकलता है, और उसको एकदम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू एकदम सटीक आ रहा है, और इसको हम लोग चेक करेंगे अभी, ठीक ना, चेक भी करेंगे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। तो आते हैं सिंपल क्यूबिक में। क्यूबिक क्रिस्टल का बात किया जाए तो क्यूबिक क्रिस्टल में ए बी सी हमारा सेम होगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का वैल्यू ए बी सी क्या होता है, सेम होता है। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी तीनों क्या है, सेम है, तो बी और सी के जगह पे भी ए स्क्वायर पुट कर दिए, ठीक है ना। और हाफ एज इट इज था, ये फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव किए हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर सबको हम लोग क्या कर लिए ना, यहाँ पे एलसीएम ले लिए। अब इसका ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए हो जाएगा और ये ए ऊपर चला जाएगा, तो देखो ए ऊपर आ गया है। तो डी एच के एल का मतलब कि एच के एल रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग को, तो डी एच के एल का वैल्यू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे ये हमारा जो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू आ गया है, ठीक ना। अब यहां पे क्यूबिक के लिए ही हमारा अलग अलग तरह का मिलर इंडिसेस होता है, क्यूबिक के लिए ही हमारा एच के एल का वैल्यू अलग अलग होगा। तो उस केस में हमारा ए का मतलब कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसका वैल्यू कितना कितना होगा वो भी देख लेते हैं। यहां तक ये क्यूबिक क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखेंगे क्या कि हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस होता क्या है। अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्यूब के जैसा आपको दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है ना। और क्यूब में अगर हम इस प्लेन का बात करें, ये प्लेन हमारा ओरिजिन से पास हुआ है, ये हमारा प्लेन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए ही होगा, होना भी चाहिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और इस प्लेन का बात किया गया तो इस प्लेन का जो हमारा मिलर इंडिसेस होगा वो 1 0 0 होगा, क्योंकि ये ए है, बाकी तो 0 0 है। एक्स एक्सिस में ये प्लेन है, y भी 0, y के साथ भी पैरेलल और z के साथ भी पैरेलल। जब पैरेलल हो जाता है तो वहां पे वैल्यू 0 0 आ जाता है,
ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये a इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे a बाई ए हो जाएगा और आपका 1 बाई इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब कि 1 0 0 आ जाएगा मिलर इंडिसेस। आप मिलर इंडिसेस का जो फॉर्मूला है उससे आप निकालिएगा तो आपका यहाँ पे क्यूबिक लैटिस का मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगा 1 0 0। ठीक उसी प्रकार 1 1 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ जेड, ठीक ना। यहाँ पे x, यहाँ पे इधर y था, इधर z था, लेकिन यहाँ पे हम x इधर, y इधर और z ऊपर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे y पे भी काट रहा है, x पे भी काट रहा है, मतलब कि a इधर से भी होगा, a इधर से भी होगा, तो मिलर इंडिसेस 1 1 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लेन z के साथ पैरेलल है। जिसके साथ पैरेलल होता है उसका वैल्यू को 0 लिख देते हैं। यहाँ पे x y z तीनों में ही ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट का वैल्यू 1 1 1 होगा और हमारा मिलर इंडिसेस भी 1 1 1 होगा, ठीक है। अब यहां से ओरिजिन से लेकर के इसके बीच का डिस्टेंस का बात करेंगे, ये हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा। यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये होगा जिसका वैल्यू a होना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 0 0 होने पे d1 0 0 करेंगे, मतलब h k l, h का वैल्यू है 1, k का वैल्यू 0 और l का वैल्यू भी 0। तो 1 0 0 पुट करने के बाद d1 0 0 का वैल्यू a आ गया, d1 1 0 का वैल्यू a बाई रूट 2 आएगा, d1 1 1 का वैल्यू a बाई रूट 3 आएगा। तो अलग अलग प्लेन्स के लिए, अलग अलग प्लेन्स के लिए जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो वैल्यू है वो भी हमारा अलग अलग हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारा कहीं ना कहीं मिलर इंडिसेस पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, किस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किस तरह का अरेंजमेंट है, उस पे हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिपेंड करता है। विथ एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके जान पहचान में है, जो लग रहा है कि हाँ फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से आप मतलब कि पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।